द्वितीय वर्ष का विषय शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास की इकाई 1 कुल 15 अंकों की पूछी जाती है और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, उसकी इकाई 1 और ये इकाई कुल 15 अंकों की है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अगर आपने पूरा देखा तो आपको 15 अंक हासिल हो जाएंगे। जी हाँ, गारंटी देता हूं 15 मार्क्स आपको मिलेंगे इस एक वीडियो को देखकर। इसमें अंक विभाजन की बात हम करेंगे, साथ ही साथ इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, भी बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखकर आप 15 अंक हासिल कर पाएंगे। अगर आप दूसरे विषयों की वीडियो पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो लेक्चर, तो चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको चेक कीजिए। सबसे पहले प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, अलग अलग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, सभी की। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का रिव्यू भी मिलेगा, वो सब आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने अंक विभाजन की ओर। हमारा जो इकाई 1 है, जो विषय है शालेय संस्कृति एवं नेतृत्व विकास, इसका विषय जो है, इसका इकाई 1 का नाम है भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रिया। तो आप भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उससे जुड़े सारे सवाल पूछेगी, आपको ध्यान रखना है पढ़ते वक्त। दूसरा, इसकी जो इकाई 1 है, कुल 15 अंक आवंटित है, इस पे 15 अंक दिए गए हैं। एक इकाई को पढ़ के आप 15 अंक हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो का एंड तक बने रहेगा, स्किप मत कीजिएगा, 15 अंक की गारंटी मैं दिलाऊंगा आपको। पहला देखिए, इसमें 1 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे? कुल 3। दूसरा, 3 मार्क्स का 1 प्रश्न आएगा। कितने प्रश्न आएंगे? 3 नंबर के 1 प्रश्न आएंगे। 4 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। तो 3, 4, 5 का 1-1 प्रश्न आता है। तो ये हो गए कुल 5, 4, 9 और 3, 12 और ये 3, 15। तो इस प्रकार से 15 अंक इस पे आवंटित है। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि हमारे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वस्तुनिष्ठ के। इन 18 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा। इसमें से 3 अंक गारंटी 100%, यहां से 3 मिल ही जाएंगे। और तो और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 18 प्रश्न पढ़ के 3 नंबर हासिल नहीं करेंगे, बल्कि जो आगे के प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उनको लिखने में इन प्रश्नों की बहुत ज्यादा सहायता होती है। तो कभी भी शुरुआत वस्तुनिष्ठ से करनी चाहिए। अगर आप वस्तुनिष्ठ के प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय को लिखने के लिए अपने पास एक सामग्री तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ तैयार कीजिए, बहुत आसानी से नंबर मिलते हैं और साथ ही साथ ये दूसरे प्रश्न को लिखने में बड़ी मदद करते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक प्रबंधक की छवि जो होनी चाहिए, शाला का जो प्रबंधक, डायरेक्टर होता है, उसकी छवि कैसी होनी चाहिए? मेल जोल एवं भागीदारी वाली। वो बॉस नहीं होना चाहिए, वो मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो जी हाँ, एक प्रबंधक की छवि कैसी होनी चाहिए? मेल जोल एवं भागीदारी की होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, विद्यालय प्रशासन का तत्व क्या है? नियोजन, प्लानिंग। नियोजन को प्लानिंग कहते हैं। तो विद्यालय जो प्रशासन है, यानी कि विद्यालय का जो स्टाफ है, जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, वह किसका तत्व है? नियोजन का। जी हाँ, उसका तत्व है नियोजन। तीसरा, राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? भाई राष्ट्र का निर्माता नो डाउट शिक्षक को कहा जाता है। जी हाँ, शिक्षक जो होता है वह राष्ट्र का निर्माता होता है। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? जो शैक्षिक प्रशासन है, यानी शिक्षा से जुड़े जो मैनेजमेंट है, उसका मेन कार्य क्या होगा? डांस करना, खेलकूद कराना? नहीं। अगर वो शिक्षा से जुड़ा हुआ तो उसका काम होगा प्लानिंग करना, नियोजन करना शिक्षा के लिए। जी हाँ, शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य है नियोजन करना, प्लान बनाना। जैसे हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अधिकारी होंगे, वो पढ़ाते थोड़ी है क्लास में, वो प्लान बनाते हैं, ऐसे एग्जाम होगी, वैसे एग्जाम होगी, ये क्वेश्चन पेपर होगा, तो वो सिर्फ नियोजन, प्लान करते हैं। अगला प्रश्न, पुस्तकालय से छात्रों का क्या होता है? पुस्तकालय से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, चारों तरफ बहुमुखी, सर्वांगीण, यानी हर तरफ का विकास, मानसिक, बौद्धिक, सब कुछ। जी हाँ, तो पुस्तकालय से छात्रों का सर्वांगीण विकास हो जाता है। अगला, प्रधानाचार्य का जो कक्ष होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को बहुत सारे ऑफिस, कार्यालय के काम करने पड़ते हैं, तो उसका जो ऑफिस होना चाहिए वो प्लेग्राउंड में होना चाहिए? नहीं। वो बहुत दूर होना चाहिए, कोने में? नहीं। उसका ऑफिस होना चाहिए कहां पर? कार्यालय के पास में होना चाहिए, कक्षा के पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां कार्यालय में प्रधानाचार्य से मिलने बार बार लोग आते हैं तो कक्षा डिस्टर्ब होगी। इसलिए प्रधानाचार्य का जो कक्ष होना चाहिए वो कार्यालय के समीप होना चाहिए। अगला, विद्यालय में मूत्रालय और शौचालय कहां पर होना चाहिए? जो टॉयलेट बाथरूम की सुविधा होती है वो कहां होनी चाहिए? स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में भाई कहां होनी चाहिए? कक्षा के पास होगी तो दुर्गंध की वजह से हो सकता है पढ़ाई डिस्टर्ब हो, और पास में रहेगा तो छात्र बार बार जा सकते हैं। और ऑफिस के पास तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर बार बार लोग आते हैं। तो इसको होना चाहिए कहां पर? प्रयोगशाला के पास में। जी हाँ, प्रयोगशाला में छात्रों को कई बार लंबा समय बिताना होता है, तो वहां पर उन्हें बाथरूम या टॉयलेट जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसलिए मूत्रालय और शौचालय कहां होना चाहिए? प्रयोगशाला के पास में होना चाहिए।
अगला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है जी? एनसीईआरटी ये इंग्लिश में है, लेकिन इसका हिंदी में जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम वो क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। जी हाँ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये एनसीईआरटी का पूरा नाम है हिंदी में, याद रखिएगा। अगला, शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः किससे होता है? शिक्षा से। भाई शैक्षिक प्रशासन है तो शिक्षा का ही काम करेगी ना, नाचने गाने का या फिर राजनीति तो नहीं करेगी। शैक्षिक प्रशासन है तो शिक्षा का कार्य करेगी, बहुत आसान है। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से होता है। अगला देखिए, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भाई करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है, ध्यान रखिएगा। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई है। जी हाँ, लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं किस पर आधारित होती हैं? तो पाठ्यक्रम सहगामी मतलब जो पढ़ाई लिखाई करनी होती है साथ में मिलकर कक्षा में, वो जो क्रियाएं हैं किस पर आधारित होती हैं? वो आधारित होती हैं क्रिया, रुचि एवं नियोजन के सिद्धांत पर। जी हाँ, क्रिया, रुचि एवं नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया कौन सी है? वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिता है। साहित्यिक जो पाठ्य सहगामी क्रिया है, अब आप किस पर आधारित हुई है? देखो, आप सहगामी क्रियाएं और पाठ्य सहगामी क्रिया ये दोनों सेम है, पर ये किस पर आधारित है पूछा तो आप बताएंगे क्रिया पे, रुचि पे, नियोजन सिद्धांत पे। और इसका उदाहरण क्या है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का उदाहरण बताओ, तो इसमें आप बताना पड़ेगा वाद विवाद, कविता प्रतियोगिता, ये साथ में मिलकर छात्र कर सकते हैं। वाद विवाद अकेले थोड़ी कर सकते हैं अपने आप से। वाद विवाद करने के लिए एक सामने वाला विपक्ष भी तो चाहिए। तो कक्षा में 2-3 छात्र जो हो सकते हैं वाद विवाद में भाग लेंगे, तो एक प्रतिपक्ष में होगा, एक विपक्ष में होगा, ठीक है। तो वाद विवाद एवं कविता की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ये सहगामी पाठ्य क्रियाएं हैं, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा ही राष्ट्र की एकता का आधार है, ये आप बताइए किसने कहा है? शिक्षा ही राष्ट्र का आधार है, राष्ट्र की एकता का आधार है, यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हमारी जो शिक्षा होती है वह किसका आधार है? राष्ट्र की एकता का आधार है, यह कथन किसने कहा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। उसके बाद देखिए, आंग्ल भाषा, यहां पर देखिए मैं मिटा रहा हूं तो ये मिट गया था तो लिखता हूं, आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। याद रखिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई? 1964 में। अगला प्रश्न, महानगर पालिका जो होती है, एमएनसी से कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इसे कहते हैं, महानगर पालिका प्रमुख को क्या कहते हैं? महानगर पालिका का जो हेड होता है, आपको पता होगा कि पूरे देश के लिए अलग से चुनाव होते हैं, राज्य के लिए अलग से होते हैं। लोकल गवर्नमेंट महानगर पालिका, जिसे नगर निगम चुनाव कहते हैं, वो अलग से होता है लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन। तो वहां पर महानगर पालिका होती है। तो उस महानगर पालिका का जो प्रमुख हेड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेयर या फिर नगर प्रमुख। क्या कहते हैं उसे? मेयर या फिर नगर प्रमुख कहते हैं उसे, मेयर या फिर नगर प्रमुख कहते हैं। अगला प्रश्न, राज्य शिक्षक, जी हाँ, राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना 1973 में हुई थी। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईयर है ना, ये जो वर्ष दिए हुए इनको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। 3 में से एक गारंटी ही आएगा, मैं ये जो 3 मैंने दिया है ना ईयर, इसमें से एक तो पक्का वस्तुनिष्ठ आएगा, ठीक। तो राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना 1973 में हुई थी। राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल, ये एमपी के राज्य की बात नहीं हो रही है अभी, पूरे देश भर में राज्यों के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए कैसी होगी, तो इस मंडल की स्थापना हुई थी 1973 में। उसके बाद देखिए, भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना कितने स्तर की है? भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितने लेवल, कितने स्तर की है? तो 3 स्तर की है, त्रिस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय। जी हाँ, जो एजुकेशन सिस्टम है 3 लेवल की है। जैसे सरकार होती है पूरे देश के लिए, फिर राज्य के लिए और फिर लोकल गवर्नमेंट, 3 स्तर पे। तो उसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में 3 स्तर का, पूरे देश के लिए शिक्षा केंद्रीय, फिर पूरे राज्य के लिए स्टेट बोर्ड और स्थानीय के लिए लोकल गवर्नमेंट के लिए भी शिक्षा होती है। तो 3 स्तर पर होती है, केंद्र, राज्य और स्थानीय, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो मंडल जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो 1967 में, 1967 में। पूरे देश में 1973 में हुई थी, लेकिन एमपी में 1967 में हो गई थी, ध्यान रखना है। राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश की स्थापना 1967 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं। एक प्रबंधक की छवि होनी चाहिए मेलजोल एवं भागीदारी की। विद्यालय प्रशासन का तत्व है नियोजन। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को कहा जाता है। शैक्षिक
प्रशासन का मुख्य कार्य है भाई क्या, नियोजन प्लानिंग करना। पुस्तकालय से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। प्राचार्य का कक्ष समीप में होना चाहिए कार्यालय के, और विद्यालय में पुत्रालय और शौचालय होना चाहिए प्रयोगशाला के पास में। एनसीईआरटी का नाम क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से होता है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के क्यूरेरे शब्द से हुई है। पाठ्यक्रम संगामी क्रियाएं किस पर आधारित होती है, क्रिया, रुचि एवं नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। साहित्यिक पाठ्य संगामी क्रिया कौन सी है, तो यह है वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं। आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई, 1964 में। और शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये कथन किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। महानगर पालिका का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं, मेयर या फिर नगर प्रमुख कहते हैं। राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई, 1973 में। भारत में शिक्षा के तंत्र की संरचना कितने स्तर की है, 3 स्तर की, केंद्र, राज्य और निजी, या हम कह सकते हैं वहां पर स्थानीय। ठीक है। राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, 1967 में। तो ये हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट 18 क्वेश्चंस। आपको कुछ देखना भी नहीं है, कुछ पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ इन 18 प्रश्नों को पढ़ लीजिए। 3 नंबर गारंटी देता हूं आएंगे ही आएंगे। जी हाँ, 3 नंबर यहां पर आपके फिक्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये 18 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जान लेने के बाद अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सो स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, अति दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की और उनके उत्तर की, जो कौन कौन से परीक्षा में आएंगे और आएंगे तो उनका उत्तर कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आई है और आप और भी इसी तरह की वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप वीडियो मिस ना करें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं, जिनके उत्तर कैसे लिखने हैं और ये 3, 4 और 5 नंबर के लिए जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रशासन के बारे में लिखिए। जी हाँ, भारत में स्थानीय स्तर जो होता है, हमने पहले ही पढ़ा वस्तुनिष्ठ में कि कितने स्तर के होते हैं, 3 स्तर। पहला होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य और तीसरा होता है स्थानीय। ये हमने पढ़ा हुआ था। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको पता है, हमने पहले ही मैंने कहा कि वस्तुनिष्ठ याद करके, वस्तुनिष्ठ को समझ के बड़े प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। देख लीजिए यहाँ पर भारत में स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रशासन के बारे में लिखिए। तो स्थानीय स्तर पर जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट का होता है। तो चलिए देख लेते हैं। स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित संस्थाएं जो हैं शिक्षा के लिए कार्य करते हैं, शिक्षा प्रशासन के रूप में कार्यरत हैं, ऐसा लिखेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 नगर पालिका, नंबर 2 नंबर 1 महानगर पालिका, नंबर 2 नगर पालिका, नंबर 3 जिला परिषद, नंबर 4 ग्राम पंचायत। ये जो नगर पालिका होती है, ऐसा आपने 4 लिख दिया पहले, फिर एक हेडिंग लाल नीचे लिखिएगा महानगर पालिका। महानगर पालिका को कॉर्पोरेशन कहा जाता है। ये बड़े बड़े जो शहर होते हैं, जैसे कि चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इंदौर हो गया, ये बड़े बड़े जो शहर हैं इनको महानगर पालिका संभालती है। यहाँ पर एक मेयर होता है, साथ ही साथ उस पर एक डिप्टी मेयर भी होता है सहयोग के लिए। ये सारे मिलकर उस शिक्षा व्यवस्था को चलाते हैं, वहां की उस बड़ी शहरी व्यवस्था को। उसके बाद आता है नगर पालिका। नगर पालिका में एक छोटा शहर होता है, बहुत बड़ा शहर तो नहीं होता है, छोटा शहर होगा। तो उन छोटे शहरों को, जैसे कि हमारा बैतूल हो गया, खरगोन हो गया, रायसेन हो गया, ऐसे जो है ये बड़े शहर तो नहीं है, हाँ लेकिन सिटी बोर्ड्स हैं। तो ये बड़े बड़े शहरों को कॉर्पोरेशन को महानगर पालिका संभालते हैं, छोटे शहरों को सिटी बोर्ड्स नगर पालिका संभालती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष, वो कार्य करता है वहां की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और तीसरा होता है जिला परिषद, यानी जिले के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है, जिले के लेवल को होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होती हैं, और उनका जो अध्यक्ष होता है उसे हेड कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। जी हाँ, तो वो क्या करता है, जिला में जितने भी स्कूल्स आएंगे, जो भी शिक्षा व्यवस्था होगी जिला स्तर पर, वो संभालेगा। उसके पश्चात होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है वो गांव के लेवल पर जो प्राथमिक की शिक्षा होती है उसको संभालते हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय स्तर की जो शिक्षा होती है वो प्रशासन द्वारा इस प्रकार से संभाला जाता है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्तर पर सारे के सारे एक ही व्यक्ति संभाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा शहर है तो कॉर्पोरेशन महानगर पालिका अलग से संभालती है, जिसपे मेयर और डिप्टी मेयर हेड होते हैं। साथ ही साथ फिर नगर पालिका होती है, सिटी बोर्ड्स जिन्हें कहते हैं। आप परीक्षा में जब लिखेंगे तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी भी लिखना चाहिए, इससे भी अच्छे नंबर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक एक लिखिए, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कीजिए, दूसरा लिखिए पूरा डिस्क्राइब कीजिए, तीसरा लिखिए फिर पूरी थ्योरी लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको चारों थ्योरी ऐसे लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न, भारत में स्थानीय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था प्रशासन के बारे में जो लिखना था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रधान अध्यापक की प्रशासनिक एवं शिक्षण संबंधित दायित्व बतलाइए।
जो प्रधान अध्यापक होता है उसकी प्रशासनिक एवं शिक्षण संबंधी जो दायित्व है, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है उसके क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है। तो पहला प्रशासनिक भूमिका एवं दायित्व, यानी कि प्रशासनिक यानी शासन संभालना, मैनेजमेंट संभालना। दूसरा शिक्षण व्यवस्था संबंधित दायित्व, एजुकेशन टाइम टेबल सेट करना, कौन सा शिक्षक किस कक्षा में पढ़ाएगा, कब जाएगा, ये भी यही डिसाइड करते हैं। तीसरा शिक्षकों से संबंधित दायित्व, शिक्षकों से पेपर बनवाना, उन्हें क्वेश्चन पेपर देना, पेपर चेक करवाना, ये सब दायित्व उन्हीं का होता है। और नए शिक्षक हायर करना या शिक्षकों को ट्रेनिंग देना या शिक्षकों का जांच पड़ताल करते रहना, वो ठीक ढंग से पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, उनका रिव्यू लेते रहना। चौथा छात्रों से संबंधित दायित्व, कोई छात्र अलग तरीके से तो नहीं है, छात्र पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कोई छात्र अगर मान लीजिए नहीं पढ़ रहा है, कमजोर होते जा रहा है दिन ब दिन, तो उस पर खास ध्यान देकर उसे सुधारना। साथ ही साथ समाज के प्रति दायित्व होता है प्रधानाध्यापक का, समाज में जो चीजें चल रही हैं, कहीं एडमिशन कराना है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, और तो उनको मनाना, उनको बताना, समझाना शिक्षा के बारे में। साथ ही साथ विद्यालय के दायित्व, स्कूल का नाम अच्छा होना चाहिए, स्कूल में मैनेजमेंट, स्कूल की साफ सफाई, इन सब कार्यों को दूसरों से करवाकर अपने जिम्मे रखना, ये भी उसी का काम होता है। और शिक्षा विभाग के भी दायित्व होते हैं, यानी शिक्षा विभाग रिपोर्ट मांगता है समय समय पर, और बहुत सारी चीजें होती है, जानकारियां जो उसे देनी होती है। तो इतने सारे दायित्व निभाता है कौन? एक प्रधान अध्यापक, एक जो प्रिंसिपल होता है। हमें लगता है प्रिंसिपल की जॉब बहुत आसान है, चेयर पे बैठने की, ऑफिस में नहीं, बहुत से दायित्व हैं उसके, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य बताइए। शिक्षक अभिभावक, टीचर पेरेंट जो मिलते हैं, इनका जो ग्रुप बनता है, एसोसिएशन जो है, शिक्षक अभिभावक संघ जो है, उसके कार्य क्या है? सबसे पहला, शिक्षकों का छात्रों के घरों पर संपर्क है। शिक्षक जो है छात्रों के घरों पर संपर्क कर पाए और अभिभावकों से पूछ पाए कि ये छात्र होमवर्क घर पे गृह कार्य करता है नहीं करता है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका व्यवहार कैसा है, ये सब। अगर कोई शिकायत है तो वो अभिभावक तक पहुंचा सकते हैं, अभिभावकों की कोई शिकायत है तो शिक्षक तक पहुंचा सकते हैं। ठीक। दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा यहाँ पर है कि अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क है। अक्सर आप देखते होंगे अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं और कोई पता ही नहीं रहता उनको, लेकिन वो पता होना चाहिए। अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क। तीसरा अभिभावकों का सहयोग। चौथा अभिभावक सप्ताह आयोजन, अभिभावकों का क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। और चौथा अभिभावक सप्ताह आयोजन होना चाहिए, मतलब अभिभावक जो है उनका मीटिंग, एक हफ्ते भर में उनकी मीटिंग होनी चाहिए, शिक्षकों के साथ बैठकर पूरी जानकारी लें कि आपके बच्चे कक्षा में ये पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये व्यवहार है इस प्रकार से। ठीक। तो इतनी सारी चीजों को करना चाहिए, इतनी सारी चीजें जो शामिल होती है शिक्षक अभिभावक संघ में, ये आप ध्यान रखिएगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या होता है आप जानते होंगे, तो उसको बनाकर भी अपने मन से लिखें तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई काटेगा नहीं नंबर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाला की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। शाला की जो कार्य प्रणाली होती है, यानी स्कूल का जो वर्किंग सिस्टम होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारण, जिससे वो वर्किंग सिस्टम रुकेगा। ठीक है, तो देखिए पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा आने की, और ये आप जानते भी होंगे, बहुत आसानी से अपने मन से लिख पाओगे, मैं अभी समझाऊंगा, तो ध्यान से देखो। विद्यालय भवन का कक्ष तथा कक्ष, अगर मान लो विद्यालय में, विद्यालय भवन की जो छत है वो टपक रही है बारिश में, या कुछ भी ऐसा है, कक्ष की कमी है, यानी एक ही क्लास में, आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में क्या होता है, एक ही क्लास में 5वीं क्लास बैठी है, दूसरी क्लास में उधर चौथी क्लास भी बैठ के पढ़ रही है, तो एक ही कक्षा में, तो कक्ष की कमी, भवनों की कमी, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो पढ़ाई जो है बाधित हो जाएगी। दूसरा शिक्षकों की उपलब्धता, प्रत्येक विषय के लिए अलग से शिक्षक होना चाहिए, प्रत्येक कक्षा के लिए अलग से शिक्षक होना चाहिए, ये उपलब्ध होगा तो ही अच्छा पठन पारे का कार्य चल पाएगा। ठीक, पढ़ाई तभी अच्छी हो पाएगी। शैक्षिक गुणवत्ता, जो शिक्षक है वो अच्छे गुण वाले होने चाहिए, एकदम अच्छे लेवल के, अच्छे स्तर के, ऊंचे स्तर का उनका शिक्षा ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वो छात्रों को अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ज्ञान जो अपना रिजल्ट है, जो परीक्षा परिणाम है वो अच्छा नहीं आएगा। भौतिक संसाधन, फिजिकल चीजें होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए विद्यालय में बोर्ड की कमी है, चौक ही नहीं है, ज्यामिति पढ़ानी, ज्योमेट्री, तो उसके लिए संसाधन नहीं है, छात्रों को खेल सामग्री नहीं है, तो ये भौतिक संसाधन की कमी से भी शिक्षा प्रभावित होती है। वित्तीय संसाधन, पैसे नहीं है, शिक्षकों को देने के लिए वेतन नहीं होगा, काम वाले जो झाड़ू पोछा करने बाय होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, उनके लिए पैसे नहीं होंगे, छात्रों की स्कॉलरशिप, छात्रों का मध्याह्न भोजन, ये सब करने के लिए अगर पैसे नहीं होंगे तो शिक्षा प्रभावित होगी। साथ ही साथ 100% उस उपस्थिति, ये भी अनिवार्य है, शिक्षक जो है उपस्थित होते या नहीं है, अनुपस्थित रहते हैं। ठहराव की समस्या, वहां पर रुकने के लिए स्टाफ रूम है या नहीं है, कोई बाहर से ऑफिसर आता है तो उनके लिए व्यवस्था है कि नहीं रुकने की, ये सारी बातें जो है होनी चाहिए। तो इतना सब हमें ध्यान रखना है। ये जो आपको 4 प्रश्न दिख रहे हैं महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 3, 4, 5 नंबर के लिए आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके
वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, बताइए कहां से आप वीडियो देख रहे हैं, अगला विषय कौन सा चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको कई प्रकार के हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगे। आपको वस्तुनिष्ठ का अलग वीडियो मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का अलग वीडियो मिलेगा और हर सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर अलग से मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन इसी तरह के न्यूज फैक्ट्स के लिए आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक पर आपको दे दी है, वीडियो की लिंक में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।